आज मैं तुम लोगों को जो क्लास 10 है, क्लास 10 का साइंस पढ़ाने वाला हूँ। साइंस में 3 पार्ट हैं। पहला फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री और तीसरा है बायोलॉजी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे। तो आप लोगों के क्लास 10 में जो फिजिक्स है उसका पहला चैप्टर जो पहला चैप्टर है वो अध्याय 10 से शुरू। तो मैं आपके साइंस की जो शुरुआत है वो अध्याय 10 से करूँगा। तो टेंशन लेने का आवश्यकता नहीं है कि मैंने सिर्फ 10 से शुरू कर दिया तो आप लोगों को बाद में दिक्कत हो, या फिर मैं सिर्फ 10 ही पढ़ाऊँगा, ऐसा नहीं है। पहले हम फिजिक्स पढ़ाएंगे, फिर केमिस्ट्री और लास्ट में बायोलॉजी करेंगे। तो अध्याय 10 का जो चैप्टर है वो है प्रकाश है, और प्रकाश से आधारित जो है प्रश्न सवाल जो भी आएंगे इसमें बताया जाता है। तो आइए इस पर चर्चा करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रकाश तो आपको जाना पहचाना लग रहा होगा, लाइट, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं लाइट। जो आप धूप देखते हो, टॉर्च का लाइट है, बल्ब है, वो लाइट है। जो भी लाइट रोशनी मतलब वो प्रकाश है। तो आज हम इसकी चर्चा करेंगे कि आखिर प्रकाश क्या है, ठीक है, और उसी के बारे में चर्चा होगी। तो देखिए, आपके अध्याय 10 में प्रकाश के बारे में, प्रकाश और परावर्तन एवं अपवर्तन का जो चैप्टर है उसका नाम है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि प्रकाश होता क्या है, प्रकाश क्या चीज़ है। तो सिंपल सी भाषा में मैंने आपको इतना समझाया है कि प्रकाश वह भौतिक कारक है। कारक का भौतिक मतलब होता है फिजिकल, जो चीज़ें हमारी आँखों से दिखाई दे, जिसे हम छू कर, परख कर, महसूस करें, वो फिजिकल हो जाती है। उसे फिजिकल कहते हैं, भौतिक, फिजिकल। अंग्रेजी में इसको फिजिकल कहते हैं। भौतिक को क्या बोलेंगे अंग्रेजी में? फिजिकल। जो चीज़ें हम छू कर, परख कर, आँखों से देख पाते हैं, महसूस करते हैं, वो सारी चीज़ें भौतिक होती हैं। भौतिक कारक मतलब होता है करने वाला, काम करने वाला। कारक मतलब एक ऐसी चीज़ जिसकी अनुभूति हो, हमें महसूस हो, वो कारक है। तो प्रकाश वह भौतिक कारक है जो हमें देखने की अनुभूति प्रदान करता है। कहने का मतलब यहाँ पे है कि प्रकाश की मदद से ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अन्यथा प्रकाश नहीं रहेगा तो किसी भी वस्तु को देखना असंभव है, देख ही नहीं पाएंगे। हमारी आँखों को भी इस, आगे हम पढ़ाएंगे आपको आँख के बारे में, तो हमारी आँखों को भी इस प्रकार बनाया गया है कि वो प्रकाश को ग्रहण करता है और फिर जाके उस पर प्रतिबिंब बनता है, और प्रतिबिंब जो है हमें किसी वस्तु की फिगर दिखाती है, फोटो दिखाती है। प्रतिबिंब के बारे में भी हम आगे बताएंगे, तब तक हम पहले इसका बेसिक क्लियर कर लेते हैं। तो प्रकाश क्या है? तो प्रकाश वो भौतिक कारक है जो हमें देखने की अनुभूति प्रदान करता है। मतलब वो कारक या प्रकाश वह है जो हमें देखने की क्षमता देता है। उसके बाद क्या है कि यह हमेशा सरल रेखा में गमन करता है। अब ध्यान से देखिए, प्रकाश कभी भी जाएगा तो सीधा जाएगा, सरल रेखा में जाएगा, कभी भी टेढ़ा मेढ़ा होके नहीं जाएगा। यानी ऐसे प्रकाश कभी नहीं जाएगा। प्रकाश हमेशा कैसे जाएगा? सीधी रेखा। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करता है, टेढ़ी मेढ़ी रेखा में गमन नहीं करता है, यही बताया गया है। तो ये लाइन आपको समझ में आई क्या? ये हमेशा सरल रेखा में गमन करता है। फिर आगे है, इसकी प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। ये थोड़ा सा आप लोग को डिफ़िकल्ट लगा होगा कि अनुप्रस्थ का मतलब क्या है। तो आइए हम आपको समझा देते हैं। ध्यान दीजिए, आपने क्लास 9 में आपने
तरंग के बारे में पढ़ा होगा, याद कीजिएगा। अंग्रेजी में कहते हैं वेव। तरंग क्या है? तरंग एक तरह का डिस्टर्बेंस है। जैसे पानी, एक तालाब है आपके सामने, एक तालाब है, ठीक है, ये मान लीजिए तालाब मेरे को बनाने नहीं है, बट आप मान लीजिए कि एक तालाब है और एक कंकड़ है, ये किसी बच्चे ने उठाया और इसमें अपने हाथ से एक कंकड़ मार दिया। कंकड़ मारने के बाद क्या होता है कि इधर जो जहाँ पे कंकड़ गिरता है उसके आसपास हलचल हो जाता है। वो हलचल कुछ देर बाद बंद हो जाता है, लेकिन वो हलचल हो जाता है। इसी हलचल को क्या बोलते हैं? इसी हलचल को कहते हैं तरंग। इसी हलचल को कहते हैं तरंग। अब ये हलचल भी दो प्रकार की होती है। ये तरंग क्या है? एक विक्षोभ है। तरंग को क्या बोलते हैं? विक्षोभ, हिंदी में विक्षोभ, और अंग्रेजी में कहते हैं डिस्टर्बेंस। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डिस्टर्बेंस। हिंदी में विक्षोभ कहते हैं और अंग्रेजी में कहते हैं डिस्टर्बेंस। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे तरंग जो है, तरंग दो प्रकार का होता है। ये तरंग जो है ये दो प्रकार का होता है। हम आपको ये समझा रहे हैं कि जो हमारा इधर लाइन आया ना, इधर जो लाइन आया हमारा अनुप्रस्थ है ना, मैं आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो ये अनुप्रस्थ है इसका मतलब क्या है। तो तरंग जो है, अनुप्रस्थ क्या है? तरंग एक प्रकार है, इसकी प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। इसका मतलब ये हो गया कि तरंग यहाँ पर दो प्रकार के देखिए। तरंग पहला है अनुदैर्ध्य तरंग, और दूसरा होता है अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग। अब इसको समझाने के लिए हम आप थोड़ा सा मिटा देते हैं ऊपर में या फिर आगे एक ऐड कर देते हैं। एक मिनट, इसको समझा देते हैं हम आप लोगों को। ध्यान दीजिए, हमारे पास क्या था? दो तरंगे हो गई। पहला हो गया अनुदैर्ध्य के, ये हो गया आपका मीडियम। कोई भी माध्यम मान लीजिए, हवा, पानी, कुछ भी एक माध्यम है। जब तरंग जो है बिना हलचल किए सीधा आगे पास करे, सीधा जाएगा, कहीं पे मुड़ेगा नहीं, सीधा, मतलब माध्यम के समानांतर जाएगा, माध्यम के समानांतर जाएगा। जब कोई तरंग माध्यम के, जब कोई तरंग का कण जो है माध्यम के समानांतर होकर जाता है तो उसे कहते हैं अनुदैर्ध्य तरंग। अब अनुदैर्ध्य तरंग क्या है? इसको आप देख लीजिए, मैं फिर से बोल देता हूँ। अनुदैर्ध्य तरंग की परिभाषा, वह तरंग जिसमें कण माध्यम के समानांतर होकर के गुजरता है, उस तरह के तरंग गति को क्या बोलते हैं? अनुदैर्ध्य तरंग गति कहते हैं। जैसे ध्वनि जो है, आवाज़ जो है, वो किस प्रकार का तरंग है? अनुदैर्ध्य तरंग है। और इसमें एक और चीज़ है कि यह है निर्वात में गमन नहीं करता है। निर्वात में गमन नहीं करता है। अब एक बात याद रखिए कि निर्वात का मतलब क्या है। मैं तो बता दिया कि निर्वात में गमन नहीं करता है, तो निर्वात का मतलब क्या है? नी मतलब नहीं, नी मतलब क्या होता है? नहीं। वात माने हवा, वह जगह जहाँ हवा भी नहीं हो उसे क्या बोलते हैं? निर्वात कहते हैं। तो ये जो अनुदैर्ध्य तरंग है वो सिर्फ माध्यम में ही गमन करता है, मतलब कोई ना कोई माध्यम होना चाहिए, जैसे हवा, पानी, ठोस, लोहा, टीना, प्लास्टिक, कुछ भी मतलब माध्यम होना चाहिए तभी वो
गमन करेगा। ठोस तरल गैस है वो नहीं गमन करेगा, अदरवाइज वो गमन नहीं करेगा। आगे की चीज़ें हैं इसका जिस पे अभी मेन पॉइंट है, जहाँ से हमारा बातचीत शुरू हुआ था प्रकाश के बारे में, कि प्रकाश की प्रकृति, प्रकाश की प्रकृति अनुदैर्ध्य होती है। यही लाइन को मैं समझा रहा था ना। ये सब चीज़ें आप रफ में लिख लीजिएगा। मेन जो चीज़ें मैं वहाँ पे पढ़ा रहा था उसी को आप बढ़िया से लिखिएगा। ये सब मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि आखिर वो चीज़ है क्या। तो प्रकाश की प्रकृति अनुदैर्ध्य होती है। यहाँ पे अनुदैर्ध्य का मतलब हो गया बेटा कि देखो ये हो गया मीडियम, ठीक है, ये हो गया माध्यम। तो इसके कण जो हैं अनुदैर्ध्य के कैसे गुजर जाते हैं, माध्यम के समानांतर। इसके कारण है माध्यम के, इसके कण माध्यम के लंबवत होकर जाएंगे। माध्यम के लंबवत कैसे जाएंगे, तो ये लाइन खींच दिया, यहाँ से गया यहाँ से गया यहाँ, ठीक है। तो ये लंबवत होकर जाएगा और इसके लिए किसी भी माध्यम में जा सकता है, मतलब यह निर्वात में भी, निर्वात में गमन कर सकता है। निर्वात में क्या कर सकता है, गमन कर सकता है। तो अनुदैर्ध्य का मतलब हो गया कि प्रकाश की जो तरंग गति, प्रकाश की जो तरंग प्रकृति होती है वो क्या होती है, अनुप्रस्थ। ये मैंने गलत लिख दिया है, यहाँ पे क्या होगा, अनुप्रस्थ। तरंग गति क्या होगी, अनुप्रस्थ होती है। तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे अनुप्रस्थ की, अनुदैर्ध्य की नहीं, ठीक है। माध्यम के लंबवत गति करता है और ये निर्वात में भी गमन करता है, लेकिन अनुदैर्ध्य जो है वो निर्वात में गमन नहीं करता है। तो ये जो हम तरंग पढ़ाए आपको, इसको अभी नहीं पढ़ना है, ये सिर्फ मैं समझाने के लिए आप लोगों को बताया कि प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है। ध्यान दीजिए हमारे सामने। तो यहाँ पे जो मैंने लिखा है कि इसकी प्रकृति अनुदैर्ध्य होती है, इसका मतलब ये हो गया कि प्रकाश के जो कण है माध्यम के लंबवत होके गुजरते हैं। तो इसकी प्रकृति इसलिए अंदर होती है और इसके गमन करने के लिए हवा, ठोस, द्रव किसी की आवश्यकता नहीं होती है। जहाँ हवा नहीं रहेगा, जहाँ निर्वात रहेगा, जहाँ कोई माध्यम नहीं रहेगा, वहाँ पर भी प्रकाश गुजर सकता है। फिर आगे के लाइन में मैंने क्या लिखा है, प्रकाश जिस रास्ते से होकर गमन करता है वह किरण कहलाता है। ध्यान दीजिए, जैसा कि मैंने आपको अभी समझाया, जैसा कि मैंने अभी समझाया था, आप लोगों को समझाया कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में जाएगा। तो जिस रास्ते से होकर सीधी रेखा में जाएगा वो एक सरल रेखा से जाएगा ना, तो इसी रास्ते को क्या बोलते हैं, किरण। इसी रास्ते को क्या बोलते हैं, प्रकाश जब सीधी रेखा से जाएगा तो उस रास्ते को क्या बोलते हैं, किरण कहते हैं। प्रकाश जिस रास्ता से होकर जाएगा उसे क्या बोलेंगे, किरण। तो दूसरा लाइन भी समझ में आ गया कि वह किरण कहलाता है जिस रास्ते से होकर जाएगा। प्रकाश किरण जिस रास्ते से होकर जाएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा किरण। प्रकाश नहीं, किरण मत लिखिए, किरण निकालिए, किरण के बारे में तो हम बता रहे हैं। प्रकाश जिस रास्ते से होकर गमन करता है, वह रास्ता, यहाँ पे रास्ता लिख लीजिए, वह रास्ता किरण कहलाता है, ठीक है। किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहा जाता है। अब ये जो वर्ड है, किरण के समूह को क्या बोलते हैं, प्रकाश पुंज। अब ये समझने वाली बात है कि प्रकाश पुंज क्या है। तो आप सभी के घर में टर्च होगा, सभी के घर में बल्ब जलता होगा। तो किरण क्या है, प्रकाश किरण का एक रास्ता है, एक रास्ता को किरण कहते हैं। लेकिन इसी के बहुत सारे रास्ते निकले एक ही साथ, बगल बगल से। तो ये सभी एक साथ जो है, ये सभी एक साथ क्या कहलाएगा, ये सभी एक साथ प्रकाश पुंज कहलाएगा, प्रकाश पुंज। अब इसका एक उदाहरण देखिए, ये आपके सामने टॉर्च हो गया, ये टॉर्च हो गया।
ठीक है। अब इससे प्रकाश टॉर्च को जला दिया गया तो किरण कैसे निकलता है? एक तो निकलता नहीं ना, बहुत सारे किरण एक दूसरे के साथ में निकलते हैं। अब ये जो एक साथ जो किरण निकलता है इसको किरण नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे प्रकाश पुंज। मतलब शॉर्टकट में कहा जाए तो किरणों के समूह को क्या बोलते हैं? किरणों के समूह को बोलते हैं प्रकाश पुंज। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको प्रकाश पुंज समझ में आ गया। अब देखिए आप लोग के सामने है, दीप्त पिंड। मैं अभी बताऊंगा आपको दीप्त पिंड क्या है। ध्यान से देखिए दीप्त पिंड जो है वह पिंड जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है, मतलब ऐसा पदार्थ जो खुद से प्रकाश उत्पन्न करता है उसे दीप्त पिंड कहते हैं। मतलब जो प्रकाश की उत्पत्ति खुद करे वो क्या है? दीप्त पिंड है। अब मैं आपको बताता हूँ कि प्रकाश की उत्पत्ति जैसे सूर्य है, सूर्य को प्रकाश की उत्पत्ति कोई करवाता है, खुद से करता है। चंद्रमा के पास तो प्रकाश ही नहीं, इसको मिटा दीजिए। चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं है, वह सूर्य के प्रकाश को पा करके रात में चमकता है। ठीक है, तो चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं है। जैसे सूर्य हो गया, टॉर्च बोल सकते हैं, टॉर्च कह सकते हैं आप। ठीक है, टॉर्च हो गया, विद्युत बल्ब हो गया, ये सब खुद से जलते हैं। तो ये सारे पदार्थ, ये सारी चीज़ें क्या कहलाएंगे? दीप्त पिंड कहलाते हैं। अदीप्त पिंड क्या कहलाता है? अदीप्त पिंड वह पिंड जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। जैसे कागज, अब कागज को आप कहीं रख दोगे तो खुद से प्रकाश निकलेगा? नहीं निकलेगा। कलम से प्रकाश निकलता है? नहीं निकलता है। तो वह पदार्थ जिससे प्रकाश उत्पन्न नहीं होता है अदीप्त पिंड कहलाता है। उसके बाद कुछ परिभाषा है, जैसे पारदर्शी, नाम से ही पता चलता है पारदर्शी। पार मतलब आर पार और दर्शी मतलब देखना। इसको भाषा में दोगे तो वह पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार जा सकता है वह पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। जैसे कि कांच का जो आईना है, कांच को बीच में रखेंगे या टॉर्च जलाइएगा, ये सब कुछ मान लीजिए कांच है, ये क्या है? कांच है। ठीक है, और यहाँ पे आप टॉर्च जला रहे हैं, यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? टॉर्च जला रहे हैं। तो ये टॉर्च का प्रकाश जो है दोनों तरफ आ जाएगा। कांच से तो प्रकाश आस पास जाता है, तो कांच क्या हो गया? पारदर्शी हो गया। अब हम जानेंगे अपारदर्शी के बारे में। इसका उल्टा है कि वह पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार नहीं जा सकता है, मतलब जिसके आर पार हम लोग नहीं देख सकते हैं। पारदर्शी, इसको सिंपल भाषा में आप ऐसे समझ सकते हैं कि वह पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार नहीं जा सकता, ये तो हो ही गया। और वह पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार जाएगा तभी तो दिखता है। मैंने बताया ना कि प्रकाश से ही हम देख पाते हैं, जब प्रकाश आर पार जाएगा तभी देख पाएंगे। अगर प्रकाश आर पार नहीं जा पाएगा तो हम नहीं देख पाएंगे। अपारदर्शी में क्या होता है? अपार मतलब इसके पार में हम नहीं देख सकते हैं। वह पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार नहीं जा सकता, जब प्रकाश आर पार नहीं जाएगा तो हम उस वस्तु को नहीं देख पाएंगे। तो ऐसे पदार्थ को क्या बोलते हैं? अपारदर्शी बोलते हैं। जैसे लोहा हो गया, प्लास्टिक हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं। अर्धपारदर्शी क्या है? अर्ध से मालूम पड़ता है आपको, अर्ध से ही पता चलता है आधा। अर्ध से मतलब आधा। पारदर्शी, पार मतलब आर पार देखा जा सके, जिसे आधा आर पार देखा जा सके। जैसे कागज ले लीजिएगा तो उसे धुंधला दिखाई पड़ेगा, छिछला कागज ले लीजिएगा पतला सा तो आर पार दिखाई देगा, लेकिन आधा अधूरा दिखाई देगा। लिखा हुआ है कि वह पदार्थ जिससे प्रकाश का कुछ भाग अथवा किरण जाए, जिससे पूरा किरण प्रकाश जाएगा तब तो वापस आके बढ़िया प्रतिबिंब बनेगा, फोटो बनेगा आँख पे। लेकिन अगर आधा अधूरा प्रकाश जाता है तो हमारे आँख पे आधा अधूरा जो है फोटो बनता है। जैसे कागज़ से हम देखेंगे तो कोई प्रकाश उसके अपोजिट में दिखाई देगा, कागज़ से देखने पे और टॉर्च जलाने पे आपातदर्शी थोड़ा सा दिखाई पड़ेगा, लेकिन पूरा नहीं दिखाई पड़ेगा।
दर्पण, अब हम पढ़ेंगे दर्पण के बारे में। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, अभी हम थोड़ा दर्पण के बारे में आपको समझा देते हैं। अभी हमने कांच के बारे में जाना, तो सिंपल में क्या है कि ये सपोज कांच हो गया। घर पे ऐनक देखा होगा आपने, जो कंघी करने में, दाढ़ी बनाने में यूज होता है, ये सिंपल कांच है। तो कांच में क्या होता है कि कोई भी प्रकाश जाएगा तो आर पार चला जाएगा, लेकिन जब इसके एक भाग को पेंट कर दिया जाता है, पेंट मतलब पॉलिश कर दिया जाता है, वो भी पॉलिश बहुत ही चिकना पॉलिश, इसे पॉलिश बोलते हैं, या कलई कर देना भी कहते हैं। कलई कर दी जाती है एक भाग को, तो आर पार नहीं जा सकता। तो प्रकाश किरण क्या करता है कि जाता है और वापस आ जाता है, जिससे किसका निर्माण हो जाता है, दर्पण का निर्माण हो जाता है। और जब प्रकाश किरण जाता है और मुड़ जाता है, यही घटना क्या कहलाता है, परावर्तन, जिसके बारे में मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, परावर्तन के बारे में। प्रकाश किरण जब किसी चमकीली सतह से जाके टकरा के वापस मुड़ जाती है तो उसे क्या कहते हैं, परावर्तन। जब प्रकाश किरण किसी चमकीली सतह से जा करके टकरा करके वापस लौट आती है उसी माध्यम में जिस माध्यम से वो जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं, परावर्तन। परावर्तन में जो जाने वाली किरण है, देखिए जाने वाली किरण है, इसे बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं इसको, आपतित किरण बोलते हैं। और जो किरण टकरा के लौटती है उसे बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, परावर्तन के बारे में बहुत बढ़िया से। तब तक अभी हम थोड़ा ये जान लें कि दर्पण क्या है। तो दर्पण कांच का वह सतह है जिसका एक पृष्ठ मतलब एक सतह पॉलिश अथवा कलई, मैंने अभी बताया ना, पॉलिश अथवा कलई कर दिया जाता है, जिसके फलस्वरूप प्रकाशीय किरणों को परिवर्तित कर देती है। मतलब अब एक भाग एक अपना कांच है, एक भाग ऐसे तो प्रकाश जाएगा, लेकिन जब एक भाग रंग दिया जाएगा तो जाके मुड़ जाएगा। तो वही कह रहा है कि प्रकाशीय किरणों को परिवर्तित कर देता है। दर्पण का वह सतह जो प्रकाशीय किरणों को परिवर्तित करती है वह पृष्ठ परिवर्तक सतह कहलाता है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे दो गो सतह है, एक जिस पे प्रकाश पड़ रहा है और दूसरी तरफ जिससे रंग दिया जाता है। तो जिसको रंग दिया जाता है वो कलई वाला सतह कहलाता है, और जिससे एक भाग जहाँ रंगा नहीं रहता है वो भाग कहलाता है परावर्तक सतह। उसे क्या बोलते हैं, परावर्तक सतह, जहाँ से प्रकाश टकरा करके वापस लौटता है। समझ गए आप लोग, ध्यान दीजिए, फिर से समझा देता हूँ। ये हो गया आपका दर्पण, ठीक है, दर्पण हो गया, कोई भी दर्पण मान लेते हैं। इसका एक भाग कलई कर दिया जाता है, तो जो भाग कलई कर दिया जाता है उसे कलई किया हुआ भाग या पॉलिश किया हुआ भाग कहते हैं। लेकिन एक भाग बिना कलई का होता है, जिसमें प्रकाश किरणें आती है और टकरा के वापस लौट जाती है। तो ये जिस पे आकर प्रकाश किरणें टकरा के वापस लौट जाती है, इस भाग को क्या बोलते हैं, इस भाग को कहते हैं परावर्तक सतह। यही यहाँ पे बताया गया है। अब हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण के बारे में। गोलीय दर्पण क्या है, तो इसको समझाता हूँ मैं आपको गोलीय दर्पण को बढ़िया से। गोलीय दर्पण का क्या सीन है बाबू, कि जैसे ऐसा माना जाता है कि ये गोला शीशा का कांच का है, एक कांच का गोला है और इसको दो भाग में काट दिया गया है। ठीक है, तो इसके दो भाग में काट दिया, तो कांच के गोले को अगर दो भाग में काट दिया जाएगा, दो भागों में काट दिया जाएगा अगर कांच के गोले को, एक इधर से एक इधर से, तो दो सतह मिलेगा हमें, एक मिलेगा इस तरह का और एक मिलेगा इस तरह का। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जिसका उठा हुआ सतह, जिसका जो उठा हुआ सतह है उसको कलई कर दिया जाता है और धंसा हुआ सतह को बिना कलई का छोड़ दिया जाता है। तो प्रकाश किरण कहाँ जाती है, धंसे हुए सतह से जाके टकरा के फिर वापस आती है। तो ये हो जाता है अवतल। क्या हो जाता है, अवतल दर्पण हो जाता है। और दूसरा सतह में क्या होता है कि इसका अपोजिट कर दिया जाता है, मतलब जो धंसा हुआ सतह है उसको पेंट कर दिया जाता है, और जो उठा हुआ सतह है उसको परावर्तक सतह के रूप में यूज किया जाता है। तो प्रकाश किरण कहाँ जाकर टकराता है,
उठा हुआ सतह से टकराता है और फिर मुड़ के वापस आ जाता है, तो इसे बोलते हैं उत्तल दर्पण। इन दोनों दर्पणों को बोलते हैं गोलीय दर्पण, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इसे कांच के किसी गोले से काट करके बनाया गया है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण कहा जाता है। अब मैं आपको पढ़ाता हूँ गोलीय दर्पण के बारे में, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो इसमें मैंने परिभाषा क्या लिखा हुआ है कि वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस तरह का सतह होगा, परावर्तक सतह इस तरह की, या तो अंदर की तरफ धंसा हुआ होगा या बाहर की तरफ से उठा हुआ होगा, ठीक है। तो इस तरह के दर्पण को क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण, ठीक है। वह गोलीय दर्पण कहलाता है, ठीक है। वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय होता है वह गोलीय दर्पण कहलाता है। दर्पणों के परावर्तक पृष्ठ को किसी खोखले गोले का भाग माना जाता है। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि ऐसा माना जाता है कि गोलीय दर्पण को, कि ऐसा माना जाता है कि जो अवतल दर्पण है और उत्तल दर्पण है, जो दर्पण है उसे किसी गोले से काट करके अलग अलग बनाया गया है, इसलिए इन दोनों को गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण में परावर्तक सतह क्या होता है, गोलीय होता है। अब देखिए, अगर अंदर का भाग रगड़ दिया जाए, अंदर का भाग अगर पॉलिश कर दिया जाए तो भी इसका जो प्रकाश किरण के टकराने वाला भाग है वो भी गोलीय है। अगर बाहर का भाग भी कलई कर दिया जाता है, पॉलिश कर दिया जाता है, फिर भी इसका अंदर का भाग जो टकराने वाला गोलीय है। मतलब इसका जो परावर्तक सतह है जिसमें प्रकाश, परावर्तक सतह कहते किसे है, जिस पर प्रकाश किरणें आकर टकराए और मुड़ जाए, ठीक है। पॉलिश किया हुआ भाग कभी भी परावर्तक सतह नहीं कहा जाएगा। परावर्तक सतह वो कहा जाएगा जिसका एक भाग जहाँ पे कलई वलई नहीं किया गया है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, गोलीय दर्पण में परावर्तक सतह हमेशा गोल की तरह होता है, गोले की तरह। तो गोलीय दर्पण के प्रकार पढ़ेंगे हम। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, अभी मैंने आपको बताया उदाहरण के साथ। उत्तल दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की तरफ उठा हुआ रहेगा, मतलब इसके अंदर वाले भाग को कलई कर दिया जाता है, ठीक है। और अवतल दर्पण में क्या होता है, अंदर का भाग जो है आपका परिवर्तन करता है और बाहरी के भाग को जो उठा हुआ भाग है वो हमको पेंट कर देते हैं। मतलब उत्तल दर्पण में जो होगा परावर्तक सतह बाहर की तरफ उठा हुआ रहेगा, और अवतल दर्पण में जो रहेगा परावर्तक सतह अंदर की तरफ धंसा हुआ रहेगा। इसका परिभाषा हम कैसे बोलेंगे, ध्यान दीजिए नीचे। उत्तल दर्पण वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अब देखिए हमारे सामने ये दर्पण है ना, हमारे सामने दर्पण, इसका एक साइड हम क्या करते हैं, कलई करती है। दर्पण का नाम हम रखते हैं एम और एन। दर्पण का नाम रखें हम एम और एन। एक भाग को हम लोग कलई और पॉलिश करती है, और दूसरा वाला भाग जो है प्रकाश किरणों के परिवर्तन रूप में यूज होगा, इसे परावर्तक सतह कहते हैं। तो परिभाषा में क्या कह रहा है कि उत्तल दर्पण वह गोलीय दर्पण है जिसका परावर्तक सतह बाहर की तरफ उठा हुआ हो। तो इसमें बाहर की तरफ उठा हुआ है ना परावर्तक सतह, इसलिए उत्तल दर्पण हो गया। तो हमेशा कैसे पहचानेंगे आप उत्तल दर्पण को, उत्तल दर्पण का जो परावर्तक सतह है, परावर्तक सतह मतलब जिससे प्रकाश किरणें परिवर्तित हो, और दूसरा भाग उसका होगा कलई किया हुआ। ऐनक देखे हो आप, ऐनक देखो, ऐनक में एक भाग पेंट होता है, देखो लाल हरा नीला पेंट किया, और दूसरा वाला भाग जो होता है आपको खुला होता है, जिसमें हम लोग देखते हैं, अपना चेहरा देखते हैं, ठीक है। तो वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ हो। गोलीय दर्पण में उत्तल दर्पण कैसे पहचानेंगे, तो उसके परावर्तक सतह जो कि उठा हुआ है उससे पहचानेंगे। अब अवतल दर्पण कैसे पहचानेंगे, ये भी है। इसका परिभाषा देखते हैं, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की तरफ धंसा हुआ हो वह दर्पण अवतल दर्पण कहलाता है। जिसका परावर्तक सतह अंदर की तरफ धंसा हुआ, उत्तल में क्या था, बाहर की तरफ उठा हुआ था। इसमें हमने क्या किया कि जो उठा हुआ भाग है उसको कलई कर दिया, उठे हुए भाग को हमने कलई या पॉलिश कर दिया। तो जिसका धंसा हुआ भाग है उसी से प्रकाश किरणें क्या होगी, टकराएगी और मुड़ेगी। तो जिसे टकरा के मुड़ेगी जिस सतह से, वो कैसा है, गोलीय है और अंदर की तरफ धंसा हुआ है। तो जिसका परावर्तक सतह अंदर की तरफ धंसा हुआ है वो अवतल है, जिसका उठा हुआ है वो उत्तल है।
तो अवतल उत्तल में पहचान कैसे करोगे? तो वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की तरफ धंसा है वो अवतल दर्पण कहलाता है, और जिसका परावर्तक सतह बाहर की तरफ उठा हुआ है वो उत्तल दर्पण कहलाता है। अब गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा है जिसे मैं आज आपको पढ़ाऊँगा, जिससे आपको आगे की चीज़ें समझने में आसानी होगी। ठीक है, इसको समझाने के लिए मैंने एक फ़ोटो बनाया। देखिए ये दर्पण हो गया एम और एम एन क्या है? एक दर्पण है जिसका एक भाग हमने कलई कर दिया है। तो ये कौन सा दर्पण है बताइए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये जो मैं दर्पण बनाया हूँ ये कौन सा दर्पण है। तो ये दर्पण है अवतल दर्पण, क्योंकि इसका जो परावर्तक सतह है अंदर की तरफ झुका धंसा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक एक्सिस बनाई हुई है। एक्सिस मतलब एक अक्ष बनाया हुआ है जिसे एक्स और एक्स डैश नाम दिया है मैंने। जो दर्पण है उसके केंद्र बिंदु को पी जिसे ध्रुव कहते हैं, ध्रुव के द्वारा सूचित किया जाता है। इसके बराबर दूरी पे एफ है जिसे मुख्य फोकस कहते हैं, और इसके बराबर दूरी पे वक्रता केंद्र है। गोलीय दर्पण जैसे मान लीजिए, इसे हम आगे समझाएंगे पड़ेगा, बारी बारी से सबको पढ़ पढ़ के बताते हैं। अब देखिए मुख्य अक्ष क्या है? वह काल्पनिक रेखा। ठीक है, ऐसी कोई रेखा नहीं होती है, इसे हम समझाने के लिए खींच देते हैं आप लोगों के सामने। ठीक है, ऐसा नहीं मानना है कि एक रेखा दर्पण के सामने एक डंडी रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक काल्पनिक रेखा है तो वह काल्पनिक रेखा, काल्पनिक मतलब वो वजूद में नहीं है। जैसे हमने किसी का नाम रख लिया, सीता गीता कोई भी है, राम आम खाता है, तो राम सच में आम नहीं खाता है, हम इमेजिन कर रहे हैं, उसे आप काल्पनिक रूप से मान रहे हैं कि राम आम खा रहा है। वैसे ही ये रेखा है, उसे काल्पनिक रूप से मान रहे हैं हम लोग। तो वह काल्पनिक रेखा जो ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाती है उसे मुख्य अक्ष कहा जाता है। तो ध्रुव कहाँ है? ये हो गया आपका दर्पण का जो केंद्र बिंदु है वो ध्रुव है, उसे P के द्वारा सूचित किया जाता है। ध्रुव को किससे सूचित करते हैं? P के द्वारा। और उसके बराबर दूरी पे F रहेगा, और F के ठीक बराबर दूरी पे C रहेगा, और C को ही वक्रता केंद्र कहते हैं, और F को मुख्य फोकस कहते हैं। मैं अभी आगे बताऊंगा। तो जिससे होकर ये रेखा गुजरती है उस टोटल रेखा को क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। मतलब मुख्य अक्ष कौन है? X और X डैश जो है वो मुख्य अक्ष है। अब ध्रुव के बारे में, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को ध्रुव कहते हैं। मतलब मान लीजिए कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है 10 हो गया, तो इसका आधा क्या होगा? 5। तो जो आधा होगा उसी को क्या बोलते हैं? P। अंग्रेजी में कहते हैं पोल और हिंदी में कहते हैं ध्रुव। ठीक है, तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को ध्रुव कहते हैं। मतलब एक गोलीय दर्पण हो गया, गोलीय दर्पण के जो बीच का पॉइंट होगा उसी को क्या बोलते हैं? ध्रुव कहते हैं। समझ गए आप लोग? अब चलिए मुख्य फोकस समझाता हूँ, ध्यान दीजिए। मुख्य फोकस क्या है कि जब कोई प्रकाश किरण, मैं आपको इसी फोटो में, इसके अगले वाले फोटो में समझाता हूँ। ये दर्पण हो गया, जब प्रकाश किरण इस पर आपतित होती है, मतलब कोई प्रकाश किरण इस पर आती है, तो अपवर्तन के बाद मुख्य जिससे होकर गुजरती है। कोई भी दर्पण में एक मुख्य बिंदु होता है। अगर कोई प्रकाश किरण उससे आकर टकराती है तो टकराने के बाद गुजर तो नहीं सकती क्योंकि एक भाग को कलई किया हुआ है। तो जिस माध्यम से होकर गुजरती है वो एक पॉइंट होता है। मतलब प्रकाश किरणें टकराने के बाद, दर्पण टकराने के बाद जहाँ से होकर गुजरती है उसी को क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस। इसका परिभाषा आप थोड़ा समझिए क्या है। गोलीय दर्पण में, गोलीय दर्पण मतलब अवतल या उत्तल दोनों की बात हो रही है यहाँ, किसी एक की बात नहीं। गोलीय दर्पण में दोनों आ जाएगा। तो गोलीय दर्पण में प्रकाश किरणें अपवर्तन, मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा आगे अपवर्तन क्या है। अपवर्तन का मीनिंग ये जब हो जाता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। मतलब अगर ये हवा, मान लीजिए कि ये पानी हो गया, ठीक है, जब प्रकाश किरण हवा से पानी में जा रही है तो यहाँ पे बोलते हैं अपवर्तन। तो प्रकाश किरण हवा से जब पानी में जा रही है तो ये जाना चाहिए सीधी, लेकिन सीधी नहीं है, थोड़ी सी टेढ़ी हो गई। ठीक है ना, हवा से पानी में जा रही है, ये ऊपर वाला हिस्सा हवा हो गया और नीचे वाला हिस्सा हो गया पानी। पानी हो गया, हवा से पानी। जब हवा से पानी में गई तो इसको जाना चाहिए यहाँ से, लेकिन यहाँ से ना जाके कहाँ से जा रही है? यहाँ से जा रही है।
तो यहाँ नहीं जाने का कारण क्या है? अपवर्तन। तो यही बोल रहा है कि गोलीय दर्पण में प्रकाश किरणें अपवर्तन या परावर्तन। परावर्तन मैंने बताया था कि जब प्रकाश किरणें किसी परावर्तक सतह पे, जैसे ये सब परावर्तक सतह हो गया, प्रकाश किरणें आई, टकराई और मुड़ गई, जहाँ से मुड़ी वही क्या है? मुख्य फोकस है एफ। तो वही कह रहा है परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर गुजरती है अथवा गुजरती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को गोलीय दर्पण की मुख्य फोकस कहा जाता है और इसे एफ के द्वारा सूचित किया जाता है। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि गुजरती हुई प्रतीत होती है, एक वर्ड है कि गुजरती है अथवा गुजरती हुई प्रतीत होती है। कभी कभी क्या होता है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे भी बनता है, पी, एफ और सी। जब यहाँ पे कोई वस्तु रहेगी तो यहाँ से गुजरेगी और फोकस निकल जाएगी, सी से जाएगी और सी से वापस आएगी। ये आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा हम बताएंगे समझ में आएगा, बस फोटो के जरिए समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पे मान लिया जाता है कि प्रकाश का जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के पीछे बना है। दर्पण के पीछे मतलब जहाँ पे कलई किया जाता है उस तरफ माना जाता है। काल्पनिक है, काल्पनिक। तो प्रतीत होती है का मतलब हो गया कि ऐसा मान लिया जाता है। एक्चुअल में वो ऐसा हो या ना हो ये जरूरी नहीं है, इसलिए हम उसे क्या करते हैं? मान लेते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखा है कि इसको याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गोलीय दर्पण में प्रकाश किरणें अपवर्तन या परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर गुजरती है अथवा गुजरती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत का मतलब मान लिया जाता है कि गुजर रही है। कभी कभी ऐसा होता है कि पता ही नहीं चलता गुजर रही है कि नहीं गुजर रही है, तो उस केस में ऐसा मान लिया जाता है कि गुजर रही है, तो वही प्रतीत होती है, तो उस बिंदु को गोलीय दर्पण की मुख्य फोकस कहा जाता है और इसे एफ के द्वारा सूचित किया जाता है। ये जो एफ है मैंने बताया ना, गोलीय कोई भी दर्पण में जब प्रकाश किरणें पर जाएगी, टकराएगी और वापस लौटेगी, तो जिस बिंदु से वापस लौटेगी वह बिंदु क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं, एफ बोलते हैं। कहीं से जाए प्रकाश किरणें, कहीं से जाए, जब वापस लौटेगी तो फोकस से ही लौटेगी। ये हमेशा यही नियम है। प्रकाश किरणें जब किसी तरह से टकराएगी या टकराती हुई प्रतीत होगी, तो टकराने के बाद जब वो लौटती है ना, तो जहाँ से होकर लौटेगी उसी बिंदु को बोलते हैं मुख्य फोकस। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद है। अब हम पढ़ेंगे वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, अब इसके पहले परिभाषा पढ़ लेते हैं फिर समझाता हूँ। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहा, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है। इसे सी के द्वारा सूचित किया जाता है। सी है, इसे सी के द्वारा सूचित किया जाता है। अब मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि जैसे कि मैंने बताया ना कि ऐसा माना जाता है कि अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण जो है वो एक गोला था। अब गोले को दो भाग में काट दिया गया, तो कोई भी चीज़ कभी गोला रहेगा तो उसके बीच में एक पॉइंट रहेगा ना, जिसे केंद्र कहते हैं। किसी भी गोलीय गोला का या किसी भी वृत्त ही आकार है इसका, तो वृत्त का एक बिंदु होता है ना, मेन बिंदु, जिसे सेंटर कहते हैं, हिंदी में कहते हैं केंद्र। वैसे ही अगर ये हमारे पास प्रवर्तक सतह है, मान लो ये हमारे पास प्रवर्तक सतह है सी, तो अगर इसको पूरा किया जाए तो कुछ ऐसे बनेगा या इससे भी बड़ा बनेगा। ठीक है ना, इससे भी बड़ा बनेगा। तो ये हो गया एफ और जो हो गया इसका सी। तो सी जो है इसको अगर पूरा किया जाए, ऐसा माना जाता है कि इसको अगर पूरा किया जाए तो जो केंद्र होगा वो केंद्र होगा। ठीक है, वही इसका वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक है, वक्रता केंद्र समझ गए, मतलब जिस गोले से, ओके भी समझाता हूँ इसको थोड़ा, जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक समझाऊंगा। देखिए, ऐसा माना जाता है कि गोलीय दर्पण का निर्माण किसी गोला से हुआ है, तो हर एक गोला का एक सेंटर होता है, केंद्र होता है। तो जो इसका केंद्र है वही वक्रता केंद्र है। अगर इसका लाइन खींच देते हैं, एक भाग को कलई कर देते हैं,
ये पी हो गया, बीच में एफ हो गया और ए सी हो गया। तो जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। वृत्त के जो केंद्र होता है ना वैसे उसे वक्रता केंद्र कहते हैं। अब द्वारक, द्वारक क्या है? जैसे ये पहले इसका वो पढ़ लेते हैं हम लोग परिभाषा। गोलीय दर्पण जिस प्रवर्तक पृष्ठ की गोलीय सीमा रेखा तो व्यास को द्वारक कहा जाता है। इतना मत पढ़िए आप लोग, ऐसे याद रखिए कि गोलीय दर्पण जो है जैसे घर का दरवाज़ा या खिड़की खोलेंगे तो पूरा खिड़की से प्रकाश होकर आएगा। तो जितना खिड़की खुलेगा उतना प्रकाश आएगा। तो जितना दूरी होता है दोनों पालों के बीच, जो खिड़की का पाला होता है उन दोनों पालों के बीच जितना दूरी होता है उसे क्या बोलते हैं? द्वारक। गेट जान लो आप, अपर्चर बोलते हैं अंग्रेजी में अपर्चर कहते हैं। अगर ये एम हो गया, ए पॉइंट एम हो गया और ये पॉइंट एन हो गया, तो एम से एन तक की जो दूरी है उसे क्या बोलते हैं? द्वारक। ये बोलते हैं द्वारक। ये द्वारक है जहाँ से प्रकाश दर्पण में घुसता है, प्रवेश होता है। ठीक है, तो आज तक का इतना ही है। यदि इसमें से कोई पॉइंट आप लोगों को समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट कीजिए, इसको आप याद कर लीजिए बढ़िया से। ये सारी परिभाषाएं परीक्षा में पूछ सकता है। अगले दिन मैं आपको एक इसी चैप्टर के जो अगले भाग है इसके आगे वाले भाग के साथ प्रस्तुत होऊंगा और आपको बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। इसके हर एक चीज़ों को तोड़ के अच्छे से पढ़ाऊंगा, बताऊंगा, जिससे समझ में आएगा आपको अच्छे बढ़िया से। और जिसमें कोई भी ऐसा टॉपिक हो जो आपको समझ में ना आए तो आप बताइए, हम उस पर फिर से वीडियो बनाएंगे। यहाँ पे एक थोड़ा सा टफ चीज़ यहाँ पे यही है, अनुप्रस्थ। ठीक है, तो इस लाइन के बाद थोड़ा सा लिख लीजिए आगे, यहाँ पे थोड़ा सा आप नोट कर लीजिए, मैं लिखवा देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा नोट कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। जहाँ पे मैं भी बताया वहाँ पे नोट करना है। ठीक है, अनुप्रस्थ, प्रकाश की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। कहाँ से नोट करना है? जहाँ लिखा है ना प्रकाश की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है, उसके आगे लिखिए यह हमेशा माध्यम, नहीं इसको हटाइए, थोड़ा सा और अच्छे से लिखिए, इसके कण माध्यम के लंबवत होकर गुजरते हैं। इसको और थोड़ा सा इजी वे में अगर लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं। नहीं ठीक है, इसके कण माध्यम में कण हटा सकते हैं आप, कण मत लिखिए। यह हमेशा, ऐसे लिखिए, यह हमेशा माध्यम के लंबवत होकर गुजरता है। और एक चीज़ थोड़ा सा लिखेंगे अभी यहाँ पे, रिज्जु रैखिक संचरण के सिद्धांत का पालन करता है। बेटा रिज्जु रैखिक संचरण सिद्धांत का मतलब हो गया रिज्जु कोण। रिज्जु कोण मतलब 360 डिग्री। ये टोटल कितने का कोण बनाया? 360 डिग्री। मतलब प्रकाश किरण जो है यहाँ से शुरू होकर के और जब यहाँ पे ख़त्म होगा, जब कोई कोण यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे ख़त्म होगा तो ये टोटल कोण क्या कराएगा? 360 डिग्री। ठीक है, टोटल कोण क्या बोलते हैं? इसको 360 डिग्री बोलते हैं। तो ये हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, उसी को थोड़ा सा विज्ञान की भाषा में बोलते हैं रिज्जु रैखिक संचरण के सिद्धांत का पालन करता है। ठीक है,
अब देखिए थोड़ा सा आगे देखिए, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग, प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है फिर एक लाइन लिखेंगे इसमें, निर्वात में प्रकाश की चाल ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 3 गुना 10 के पावर 8, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सभी परीक्षा में पूछा जाता है कि प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है, प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है, तो 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, ओके। इसको शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं, मीटर प्रति सेकंड। अगर शॉर्टकट में जानना जाएगा तो इसे 3 लाख बोलते हैं, 3 लाख मीटर प्रति सेकंड। तो याद करना है 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है, तो 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। अब इसको थोड़ा सा आप ऐसे समझ सकते हैं, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको मैं आज बता देता हूँ, कल हम लोग एक्चुअल चीज़ें पढ़ें। 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। और एक लाइन लिख लीजिए, प्रकाश की चाल की गणना सर्वप्रथम रोमर नामक वैज्ञानिक ने किया था। थैंक यू। ये आप पूरा नोट कर लीजिए, वीडियो को रोक करके और पूरा लिख लीजिएगा अच्छे से। इसमें अगर कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आता है तो नीचे कमेंट में लिखिएगा, मैं उस चीज़ को फिर से बढ़िया समझा दूँगा, रिपीट मोड में डाल दूँगा। और इस चैप्टर के जो आगे के भाग होंगे मैं अभी पढ़ाऊँगा आप लोगों को, बस मेरे साथ पढ़े रहिए। मैं पूरा का पूरा सिलेबस आपको 2 महीने में या 2 से 3 महीने में ख़त्म कर दूँगा। उसके बाद आप बैठ के रिविज़न करते रहिएगा। कोई भी सवाल डाउट्स होने पे आप मेरे से पूछ सकते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। अच्छे से पढ़ो, बढ़िया से रहो और शरारत कम करो। थैंक यू।